धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कोई खास खबरों की। और आज तो खबरों में एक बड़ा धमाका हो गया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि अभी भी हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं। क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, विस्तार से हर पहलू पर होगी बात, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आज के दिन पर बात होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भगत सिंह का योम पैदाइश है, यानी कि जन्म दिवस है, बर्थडे है। एक ऐसी शख्सियत जिस पर आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या सोच थी, क्या विचार था, कहां से इतनी एनर्जी आई कि 16 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। आज के जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, एआई के जमाने में जी रहे हैं, इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, बिजली है, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हिंदी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं। सर, भगत सिंह अपने आप में केवल क्रांतिकारी इसलिए नहीं थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और देश को स्वतंत्र करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास क्रांतिकारी विचारधारा था। वह एक विचारक थे, यानी आइडियोलॉग थे, सोचने समझने वाले थे और निश्चित रूप से उनका भाषा बड़ा सशक्त था। बिना भाषा के किसी भी क्रांतिकारी विचारधारा को हम नहीं फैला सकते, ना बना सकते हैं। यह इतिहास से भी साबित है और शुरुआती दौर से ही है। और उन्होंने लिखा, उनकी कई किताबें हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, और दूसरी तरफ जहां तक इनके पार्टी की बात है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो इन लोगों ने बनाया, जिसमें और भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद जिसके कमांडर थे, अशफाकुल्ला और दूसरे लोग जितने भी थे। इन लोगों का एक संविधान था और इस संविधान में स्पष्ट था कि देश से अंग्रेजों को हटाने के बाद, यानी गोरे लोगों को हटाने के बाद से हम काले पूंजीपतियों को नहीं लाएंगे। एक दास्ता को हटाकर दूसरी दास्ता यानी दूसरी तरह की गुलामी नहीं लाएंगे, बल्कि मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित करेंगे, वैसे ही जैसे 1917 में सोवियत रूस में हुआ था, यानी बराबरी का हो और कोई भी एक आदमी कई दूसरे लोगों के श्रम शक्ति को खरीद के उससे मुनाफा कमाए, इस तरह की हम व्यवस्था नहीं रखेंगे। हालांकि वो लोग हार गए, जो भी था शुरुआती दौर में इनकी कोशिश थी, 1925 के आसपास में जो भी था हुआ। और इसीलिए जो दक्षिण पंथी कहते हैं, और खासकर पंजाब के कुछ लोग कहते हैं, अभी पाकिस्तान में चल जाए तो वो लोग उनके नाम पर, भगत सिंह के नाम पर एक स्तंभ बनाने की बात थी, कॉर्नर का नाम देने के बात थी, उसके लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग इनके विचारों से डरते हैं। भाजपा आने के पहले कहा कि भगत सिंह को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया, अभी भी उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो वास्तव में उन्होंने किया, जितने भी हमारे स्कूल और विद्यालय महाविद्यालयों में जितने सिलेबस में भगत सिंह उनके विचारों की बात थी, उसको हटा दिया। उसकी बातचीत करना तक इन लोगों ने बंद कर दिया। वही हालत तकरीबन बाकी क्रांतिकारियों के साथ इन लोगों ने किया है। यह लोग बस वहीं तक मानते हैं कि बड़े बहादुर थे, अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा, गोलियां चलाई, बॉम्ब फटाका किया, लेकिन इनके विचारधारा को, जो कि मार्क्सवादी लेनिनवादी थे, और जब फांसी के पहले इनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारी क्या इच्छा, हालांकि लेनिन नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुलेआम कहा था कि हमें कम से कम लेनिन से तो मिल लेने दो। और लेनिन की किताब मंगवाई थी, उन्होंने पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे, कहा था कि कम से कम पूरा किताब तो पढ़ लेने दो। और जब कोर्ट में इनकी तरफ चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमारा मैसेज भेज दो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। और एक जगह और भी मैंने पढ़ा, जिसपे अभी मैं बहुत श्योर नहीं हूं, कि स्टालिन ने इन्हें न्योता भेजा था अपने आने के लिए, कि इस तरह की संभवतः हरकतें नहीं, पूरी एक पार्टी मजबूत करो और आगे बढ़ो, तब क्रांति करो, इस तरह से नहीं होगा। लेकिन इनको मिला ना मिला, ये जेल में थे, ये लोग जाते कि ना जाते, उस समय इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। इसलिए भगत सिंह आज वामपंथियों, कम्युनिस्टों, मजदूर वर्गों, किसानों और प्रताड़ितों के लिए एक सही मामले में सिंबल है, वैसे ही जैसे कि चे गुवेरा आपके अर्जेंटीना या क्यूबा के हैं, या थॉमस संकारा केवल बुर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका और पूरे विश्व के लिए। जी
मैं अपने सवाल को फिर से एक बार और विस्तार देना चाहता हूँ। उस दौर में ये लोग जहां बिजली नहीं है, किताबें में असर नहीं हो पाती थी, गुलामी के दौर में हम जी रहे थे, इन्होंने 16 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। आज भी दुनिया उन चीजों पर अध्ययन कर रही है कि क्या लिख कर गए हैं, यानी कि उस विचार को समझने की कोशिश कर रही है। आज के 16 साल के बच्चों पे आप अध्ययन कीजिए, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो हम पहुंचे कहां एक सदी बाद? अभी हम सही में कहें तो हम गताल खाने में जा रहे हैं, यानी और नीचे गिर रहे हैं। 16 से 20, 25, 30 के युवक जो भी पढ़ते हैं मुख्य रूप से पहले अपने नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, यानी बिल्कुल उनकी बर्बादी या आबादी वहीं तक हो गई है, जो कि दिनों दिन घटा जा रहा है। अब नौकरी का मतलब है कि साइकिल का पंक्चर बनाए, सड़क के किनारे भुट्टा गर्म करके बेचे या पकौड़े बेचे, और उसमें हो सकता है 10 लाख करोड़ के बीच में से एक थोड़ा सा अधिक पैसे कमा लेता है, उसका चल पड़ता है, तो लोग कहते हैं देखो उससे सीखो। हालांकि नौकरी सबकी हो ही नहीं सकती। यदि 1 करोड़ लोग पकौड़ा बनाना शुरू कर दे तो कौन बनाएगा और कौन खरीद के खाएगा उन्हें। दूसरा चीज, जो ही उनकी अक्ल है वह विचारों की, आज की शिक्षा प्रणाली जो पढ़ाते हैं वह पूरा अंधविश्वास में ले जाने की है। वह धार्मिक, एस्ट्रोलॉजी यानी पामिस्ट्री, ये सब चीजें पढ़ाया जा रहा है, और कहीं से भी एक वैज्ञानिक आधार पे शिक्षा गायब है। और तीसरे अंततः जो व्हाट्सएप और दूसरे माध्यमों से उनके दिमाग को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया गया है। अंग्रेजी में कहावत है, लिक्विड और वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, यानी पानी को जहां छोड़ दे, यदि नीचे जाने का आधार होता है तो नीचे जाता, ऊपर नहीं जाएगा अपने आप। वही हालत दिमाग का है, बच्चों का है, जो साधारण सा छोटी सी छोटी चीजों में एंटरटेनमेंट मिलता है। आज वो ढंग की मूवी भी उनके पास नहीं देखने के लिए और समझने के लिए। कहां से वो भगत सिंह और उनके पहले जितने क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे देश में ही रहे, प्रेमचंद का नाम भी ये लोग नहीं जानते। एक उदाहरण बता दूं कि जापान के कई युवकों से पूछा गया, भारत की छोड़ दीजिए, कि आपके यहां जो बॉम्ब मारा गया, एटम बॉम्ब जो किया गया नागासाकी और हिरोशिमा में, उसका कौन दोषी है? तो वो लोग कहते हैं यूएसएसआर और स्टालिन दोषी है। जी चलिए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी इसी बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। क्या भगवाकरण नहीं कर पाई बीजेपी, आरएसएस भगत सिंह का? क्योंकि उनकी पगड़ी में सिर्फ एक ही इमेज मिलती है, जैसे इन्होंने स्वामी विवेकानंद को भगवाकरण करके रख दिया है, इसलिए इन्होंने जो है भगत सिंह की विचारधारा को मिटाने का काम किया। बिल्कुल इन्होंने किया, हर तरीके से किया है। इतिहास को जितना भी ये तोड़ मरोड़ सकते हैं उन्होंने किया है, आगे भी जारी रहेंगे। झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि इनके जितने प्रचारक है वो जानबूझ के झूठ फैला रहे हैं, उनका दिमाग खुद ही इन जहर से भरा हुआ है, गलत विचारों से भरा हुआ है, और इससे आगे वो बोल भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष, कांग्रेस वगैरह लोग जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब इससे अधिक हास्यास्पद मतलब बातचीत या स्टेटमेंट, बयान क्या हो सकता है? जी चलिए, आपने विश्वास की बात करी तो बीजेपी की कलाई खोल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से खबर आ रही है सर, स्कूल में तरक्की हो, स्कूल बड़ा स्कूल बन जाए। 7 साल के एक मासूम बच्चा जो दूसरी क्लास में पढ़ता था, वहां के टीचरों ने उसकी बलि चढ़ा डाली। जी हाँ, वो वैसे एक जो इंडियन क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, उसने एक डेटा उसमें मिला मुझे, जिसमें कहा गया है कि 2014 से अभी तक ऐसे 300 हो चुके हैं जिसमें भगवान को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए लोगों की बलि चढ़ाई गई, जिसमें बच्चे अधिकांश है, औरतें भी हैं। वैसे आप ट्राइबल क्षेत्र में चले जाए तो औरतों को इसलिए मारा जाता है कि वो डायन है, अभी भी लोग मारते हैं। शहरों में तो शायद कम ही होता है क्योंकि पुलिस का डर होता है। और इस बेचारे 7 साल की बच्चा के इसको अल्टार पे यानी बलि की बेदी पे चढ़ाने जब जा रहे थे, करने जा रहे थे, उसके पहले ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस इसका पूरा खुलासा अभी तक नहीं किया है। और हाथरस में, हाथरस वैसे भी हम लोग परिचित है, वहां किसानों के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ाई गई थी और मारा गया था, दूसरी तरह की घटनाएं घटी थी किसान आंदोलन में। दलित लड़की का गैंगरेप, और रात को उसकी लाश को जला दिया था। उसके माँ बाप कितना भी रोते रहे, उनको आने भी नहीं दिया गया था, और उस पर गर्व करते हैं कुछ जाहिल लोग हमारे देश के। खैर, तो इस बच्चे को इतनी जाहिलता, इतनी भयावहता हमारे देश में बढ़ रहा है। और यदि यह विश्व गुरु का आधार है तो निश्चित रूप से हम पूरे के पूरे धरातल में, धरासल में जहां तक जा चुके हैं, अभी उसको और नीचे जाएंगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी एक्सपोज किया जाए, जितना इस बात को बढ़ाया जाए कि क्यों इस बच्चे को मारा गया, और वहां का जो डायरेक्टर था
पुलिस को देने के बजाय किसी ट्रंक में डाल के अपने गाड़ी में छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भंडा फूट गया और ये सब चीजें हुई। हम लोग किस तरह से मारा गया, क्या मारा गया नहीं पता है, लेकिन उसमें बातें भी ना करें। बस इस चीज को बताएं कि आज भी 7 साल के बच्चे को यदि बलि चढ़ाने से हमारा गॉड खुश होता है, तो इस गॉड के खिलाफ हम लोग क्यों नहीं अपनी ताकत बढ़ाएं, क्यों नहीं उससे अपने आप को मुक्त करें। जी क्या करें, लेकिन जब चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि तमाम बाबाओं का टीवी पे लाइव चलाया जाता है, वो तंत्र मंत्र अपने जिन्नात अपने भूतों के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हों, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, किसी की हत्या करके क्या हासिल किया जा सकता है, सोचिएगा। लेकिन जब ऐसी खबर राजधानी दिल्ली से भी आज आई है, 4 बेटियां थी, चारों विकलांग थी, बाप ने भी जहर खा लिया, सल्फास की गोलियां खा ली हैं और चारों बेटियों को भी मार डाला। उनके पास से जिस तरीके के सामान बरामद हुए हैं, माना जा रहा है कि उन्होंने या तो सामूहिक समाधि ले ली, यानी कि धार्मिक टाइप के लोग ज्यादा थे, कलावे वगैरह सब मिले हैं। तो हम लोग किस ओर जा रहे हैं, इस पर तो डिबेट शो बड़े बड़े होने चाहिए थे, लेकिन लोगों को डुबाना है, क्या किया जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश की मछली आ रही है सर। मुझे भी मछली बहुत पसंद है वैसे, और ये हिल्सा मछली की बात कर रहे हैं लोग। कई हजार टन वहां से खासकर दुर्गा पूजा के दौरान ही आते हैं, और हमारे यहाँ के बंगाल के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। हालांकि वहां बड़ा महंगा है, कहते हैं वहां में कि करीब 500 टका वहां भी था, बाकी मछलियां 100 टका वहां का रुपया जो भी है प्रति किलो मिल जाता था, वो 500 टका है। हाल फिलहाल में वो 1000 से 1200 हो गया है। और इस वर्ष जो भी कारण रहा हो, उनकी जो पकड़ने की जो कार्रवाई है, मछली मारने की कार्रवाई है, वो काफी घट गया है। और खासकर अभी इस हालात में बांग्लादेश की सरकार ने, जब भारत के व्यापारियों ने वहां पहुंच की कि भाई इस बार भी भेजो, हमारे आने दो, इतना टन हमें चाहिए, तो उन लोगों ने हाँ कर दिया है। और वह है, हालांकि वहां के लोगों के लिए वो 1400-1500 टका से यदि खास अच्छे होटल में चले जाए या जो मॉल कहते वहां चल जाए तो 2000 टका दाम हो गया। यानी वहां की व्यापारियों की बल्ले बल्ले, हमारे यहाँ भी उस तरह का होगा और यहाँ के लोगों के पास पसंद होता है। हालांकि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि डिप्लोमेसी के कारण वहां की सरकार ने कर दिया है कि भारत खुश होगा। मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे आधार पर कुछ भारत के पर असर होने वाला है, क्योंकि अभी भी यहाँ के जो अंदरूनी स्थिति है उसमें वो हिंदू मुस्लिम की स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं। और जहां तक हमारे तीस्ता रिवर की पानी की बात है, वो बाढ़ तकरीबन खत्म हो चुका है, और वहां का अगला कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, ये नई सरकार जब वहां के प्रधानमंत्री या प्रधान सलाहकार जब अमेरिका से वापस आ रहे हैं तो किस दिशा में लेके जाएंगे, वह महत्वपूर्ण होगा, ना कि ये मछली का जैसे गन डिप्लोमेसी होता है इस तरह के मछली डिप्लोमेसी होगा। जी, इस खबर पे वैसे भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को पूछ जाना चाहिए था, अरे हिंदुओं उस देश की मछली खाओगे जहां पर हिंदुओं के साथ ये हुआ है, या वहां की मछली खिलाकर तुम्हारा मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बांग्लादेशी समर्थक क्रिकेट मैच के दौरान अपनी टीम का सपोर्ट कर रहा था, उसका क्या हश्र किया गया। जो वीडियो आ रहे हैं वो भयावहता को बयान कर रहे हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, आ रही है कश्मीर से। कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले एर्दोगान के सुर इस बार यूएनजीए में क्यों बदल गए, सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। हाँ, सवाल तो काफी उठ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में भी सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। भारत के लिए तो मान लीजिए कि हमारी जो विदेश नीति थी स्वतंत्रता के बाद, स्पेशली जब कश्मीर को हमने अपने अंदर मिलाया और जो भी आर्टिकल था यूएनओ के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको हमने पूरा किया ना किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज था कि ये जो हमारा मसला अंदरूनी है, और यदि पाकिस्तान से कुछ है तो हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, ना कि बाहर के लोग इससे बोले। यानी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हो और एर्दोगान और दूसरे लोग हो जो हमेशा उसके पक्ष और विपक्ष में बोलते रहे हैं। खासकर जब ये आर्टिकल वहां से हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को 3 छोटे छोटे राज्यों में बदल दिया गया था और बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक तरीके से वहां के जनता के प्रतिरोध को कुचल दिया गया था, तब इन लोगों ने, एर्दोगान वगैरह लोगों ने काफी उस पर बात बोली थी। अब मलेशिया भी नहीं बोला, किसी और देश ने भी नहीं बोला और तुर्की ने भी कुछ नहीं बोला। इस पर प्रश्न उठाया, कभी कि जो प्रधानमंत्री हैं गए गुजरे हैं, कुछ भी उनके होता नहीं, हमारी विदेश नीति की हार, यानी पाकिस्तानियों की विदेश नीति की हार है। लेकिन एर्दोगान का 2 एम है, एक तो ब्रिक्स में आना चाहते हैं, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं, चूंकि उनका व्यापार यूरोपियन यूनियन में जाकर जो देखने का ख्वाब है वह नहीं पूरा होने वाला है। स्वीडन, जहां पे कई संख्या में, काफी नहीं कहूं कई संख्या में, जो कुरान को जलाया गया और उसके खिलाफ
जो भारी प्रदर्शन हुए और वहां पे कोशिश की गई ईरान और तुर्की द्वारा कि वहां पे भी हंगामा कराए, उसने कसम ली है कि जहां तक तुर्की की बात है वह यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग कहां सब इंसान है, कहां वो जाहिल है ना, इस्लामिक जिहादीज वगैरह है नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी बातें उनकी भाषा में मैं समझ गया हूं, आप उनकी भाषा वाला बोल रहे हैं जी जी। नंबर 2, इनका यूएसए से जो संबंध है बड़ा जबरदस्त है, अंदर से हो बाहर से हो, यहां तक कि फिलिस्तीन में इतना लड़ाई चल रहा है उसके बाद भी नहीं डगमगाया, ऊपर से जो भी बने अंदर से कुछ और है, वहां से F-16 ले रहे हैं, दूसरी चीजें तीसरी चीजें ले रहे हैं। तो ये दोनों बातों को लेके इजराइल का भी कुछ होगा, भारत से भी कुछ संबंध है, वहां से तेल खरीदने ना खरीदने, इनके पोर्ट के माध्यम से भी कुछ आ जा रहा है। तो कहा रहा कि भाई अरे कुछ समय के लिए चुप हो जाओ, क्या अंतर पड़ता है, बाद में तुम बोलते रहना जितना बोलना है। इसलिए वो खामोश हो गए, और केवल यही नहीं, मलेशिया और दूसरे देश भी खामोश हो गए। यानी पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान थोड़ा दरकिनार हुआ है इस मसले पर। जी, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सब उसी के पीछे लगे पड़े हैं, पैसा बनाना। अगली खबर है ब्रिटेन से। यहाँ पर जो मुस्लिम महिला मंत्री हैं सईदा वारसी, उन्होंने क्यों स्टारमर की सरकार से इस्तीफा दे दिया? ये सईदा वारसी या जो भी इनका नाम है, यह दक्षिण पंथी यानी कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर है, और वहां पर एक मारिया हुसैन करके होती थी जिनकी हमने चर्चा की थी कि इन्होंने सुनाक ऋषि और उनके साथ जो भी थी उनका फोटो डाल के, नारियल का डाल के, और फलस्तीनी उनके साथ समर्थन में खड़ी थी। उनके ये पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश नागरिक है, और कहा गया था कि ये जो है यहाँ पे इजरायली धर्म के खिलाफ या इजरायली के खिलाफ या रेसिस्ट ये है। यानी इनका दिखाने का मतलब था कि ये जो 2 नारियल हैं, ऊपर से ये लोग ब्राउन यानी सुनाक वगैरह भारत और पाकिस्तान से बसे लोगों के समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर से सफेद हैं, यानी व्हाइट पॉलिसी इनकी जो अंग्रेजों की। देखिए कितना दूर दराज का है। तो इन्होंने कहा यह तो एक कटाक्ष था, और जहां तक हमारी बात है यह पॉलिटिक्स था, इसमें उससे धर्म और रेसिज्म से कोई लेना देना नहीं था। जिस बात को वहां के यानी यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट ने मान लिया, इनको छोड़ दिया, केस रफा दफा कर दिया। इस पर इन्होंने प्रशंसा की उसकी। देखिए कहां से कहां जा रहा है। यह जो वारसी जो है दक्षिण पंथी पार्टी की यानी टूरिस्ट की या कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर है, उसके ट्वीट करके इन्होंने प्रशंसा की। अब वहां के टूरिस्ट के जो मुख्य पार्टी सुनाक वगैरह कहते कि नहीं आप उसको हटाइए, वो गलत वो चीजें जा रही है, वो गलत बात हो रहा है, और इस पर यदि नहीं हटाती तो आपके खिलाफ हम लोग जांच करेंगे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 कारण बताया कि मुझे मालूम है कि दक्षिण पंथी पार्टी में, लेकिन कितना दक्षिण पंथ होगा मुझे नहीं मालूम है। यह लोग एकदम दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ यह लोग इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। अब मेरा इन्हीं से सवाल होगा कि भाई वारसी जी ठीक है, महिला हैं, आप मंत्री भी रह चुकी हैं काफी पहले डेविड कैमरून के जमाने में, आप इसकी पार्टी की एक प्रमुख लीडर हैं, लेकिन दक्षिण पंथी तो वैसे लोटा है जो हिलते रहता है, जब तक उसे रोका जाता है नहीं, मजदूर वर्ग का विरोध होता है, लेफ्ट बढ़ता है तो ये थोड़ा स्थिर होता है, दिखाने की कोशिश करती है कि हम भी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। जैसे ही मजदूरों का प्रतिरोध कमजोर हुआ, पूरा हिलना शुरू होता है, पूरी की पूरी लूटते हैं। क्या ये आपको मालूम नहीं था कि इसकी समझ नहीं थी? नहीं समझ था तो आप समझिए और जानिए कि यदि आप मजदूरों को अल्पसंख्यकों के साथ हैं तो केवल वामपंथ ही हो सकता, ना कि दक्षिणपंथ। कितना दक्षिणपंथी हो यह सवाल नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अब एक खबर है ब्रिटेन से ही, अफगान दूतावास बंद हो गया वहां पे भी। अफगानिस्तानियों ने खुद ये किया। उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे यहाँ तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम मानते नहीं हो, तो इन्होंने जो ब्रिटिश दूतावास था उनके जितने भी कर्मचारी थे उनको कहा कि अब तुम हमारे लिए कोई नहीं बनते हो, आप हमारे हैं कौन, इस तरह का प्रश्न करके कहा कि तुम यहां से जाओ। और इसके पहले कुछ इंग्लैंड करता, उन्होंने अपनी भी दूतावास बंद कर दी। हालांकि कुछ लोग गए हैं पता करने के लिए क्या वास्तव में अफगानी दूतावास यूके में, लंदन में बंद हो गया, कि उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान का झंडा तो लहरा रहा है लेकिन बेल बजा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं, वो सब छोड़ के जा चुके हैं। इंग्लैंड ने कहा इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जो किया उन्होंने खुद किया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत में भी ऐसे ही बंद हुआ, क्योंकि जब तालिबान के साथ संबंध है नहीं, दूतावास चल रहे हैं पुरानी सरकारों के दौर के, और वो अधिकारी भी उसी पुरानी सरकार के जमाने के बैठे हैं, तालमेल अफगानियों से उनका वर्तमान यानी कि तालिबानियों से है नहीं उनका, तो वो दुकान बंद हो ही जाती है। अब खबर है जापान से। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री जिनका नाम है शिगेरो इशिबा,
वो जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं और कह रहे हैं कि साहब ईमानदारी से बहुत कुछ करेंगे वो। बल्ले बल्ले। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि मैं जापानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया बात कही है इन अच्छा दक्षिण लगता है पंथियों सुनने में तो। इन दक्षिण पंथियों के पास ऐसे जुमलों की भरमार है। मतलब कभी जमाना था कि पूरे कार्यकाल में उन्होंने एक या दो करते थे, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने किया, इंडिया इज शाइनिंग वाजपेयी ने किया। अब तो हर आए दिन हर हफ्ता बदलता रहता है और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। हालांकि इतना जरूर बता दूं कि पिछले 2.5 दशकों से यानी 25 वर्षों से ज्यादा से जापान का जो भी आर्थिक स्थिति है वो आगे नहीं बढ़ा, वहां का जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि मुस्कुराहट ला देंगे। देखते हैं क्या कमाल कर लेते हैं जी। परमाणु पनडुब्बी डूब गई है, चाइना की बड़ी शर्मिंदगी की बात बताई जा रही है उसके लिए। यह पिछले ही महीने, उसके पहले भी मई जून में ही ये हुआ और यह बात खबर आई है अमेरिका की तरफ से। जब इनकी जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके दूतावास से किसी और कर्मचारी ने यह जवाब दिए। हालांकि आज पूरे विश्व भर में जहाजों का क्वालिटी जो भी हो, क्वांटिटी के नंबर में 370 और जिसमें 60 के करीब पनडुब्बियां हैं, वह विश्व का सबसे बड़ा नेवल फोर्सेस है। और ये अगले साल तक 65 और उसके अगले 4-5 साल तक 85 पनडुब्बियां आएंगी। यह परमाणु पनडुब्बी मतलब परमाणु से एनर्जी से चलने वाला पनडुब्बी है, ना कि परमाणु बम रखने वाला। रख सकता है, परमाणु बम भी हो, डीजल चलने वाले इससे ज्यादा है जिन परमाणु बमों की मैंने बात की। और यह समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र किनारे जो पियर होता है, जो जेट्टी टाइप या कहें तो बंदरगाह है, वहां पे उसके साथ ढहा, इसके साथ यह भी गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भारी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन यह केवल टेस्ट में नहीं था, यह वास्तव में हुआ है। क्या हुआ इसको चीन ने छुपाने की कोशिश की है, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर में आ गया, इसलिए अमेरिका ने इसका भंडा फोड़ दिया है और कहा कि इनकी तकनीकी खराब है, घूसखोरी यहां पर इसलिए ढंग का नहीं बन पड़ा है। तो घूसखोरी में भी वास्तव में होता है, चीन में बहुत घूसखोरी जबरदस्त है। तो भारत से अधिक भ्रष्टाचार कहां है कि आए दिन पुल गिर रहे हैं जी। बिल्कुल सही। अब रुख कर लेते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का, और एक गाना मुझे याद आ रहा है कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इकरार तुम ही से कर बैठे, इनकार मतलब जो भी था। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हो गई है सर। ट्रंप ने पहले कहा था कि जेलेंस्की बहुत बड़े व्यापारी या बनिया है, बनिया जाति से नहीं करने वाले, हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ बिलियन बिलियन का डॉलर का सामान उठा के ले जा रहे हैं, मुफ्त में ले जा रहे हैं, जो भी ले जा रहे हैं। अभी जो मिले इनके पहले वहां के राष्ट्रपति बाइडेन से, तो उन्होंने 8.8 बिलियन की दे दी कि भैया ये लास्ट हमारा खेप है, इसके बाद तो हम रहे नहीं, जो भी होगा तुम खुद देखना। और इनको कहीं नजर आ रहा है जेलेंस्की को कि यदि ट्रंप आ गए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए मिलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने इंकार किया, लेकिन चुनाव के दौरान इनको लगा कि नहीं जरूरी है मिलने, नहीं तो नेगेटिविटी फैलेगी कि मैं मिलने से इंकार कर रहा हूं। इनसे मिले और इनकी प्रशंसा भी कर दी कि आप अच्छे आदमी हैं। जो भी इनके पहले कुछ कहा था, इसके पहले ट्रंप के लोगों ने बाइडेन के या कमला हैरिस को जिताने की जो बातें कही थी, इस पे इनके लोग नाराज हुए थे। अब कह दिए अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने भी कहा कि पुतिन से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इन्होंने यह भी करना नहीं छोड़ा और पहले कहते थे कि मैं युद्ध को एक दिन में बंद कर दूंगा। इस बार इन्होंने कहा है कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मिलके इस तरह की संधि लाने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि वहां की जनता शांति से रह सके। यानी गोलमोल बात कर दिया, कुछ दिया नहीं इन्होंने जी। चलिए, लेकिन मुलाकात होना बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका को ईरान से समझौता कर लेना चाहिए, ट्रंप बाबा ने सुझाव दिया है। अब ट्रंप तो बहुत सारे सुझाव दे रहे हैं, लेकिन अब जहां तक खुद की बात है, ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान ही है जो हमारे खिलाफ हमें हत्या करने की कोशिश करवा रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है। संभवतः उन्हें लगा होगा कि जो मुस्लिम आबादी है या दूसरे लोग हैं जो पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, उनका वोट चले जाएगा। इसलिए देखिए इनके रुख बदले बदले सारे, जेलेंस्की से मिलना, ईरान पे ये बयान देना, कुछ न कुछ धरातल पे आ रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हवा तकरीबन निकल चुका है, खासकर तब से जब से कि वह अमेरिकी यूनिटी, ग्रैंड यूनिटी की बातें करने शुरू कर दी है कमला हैरिस ने। इसलिए सब बातें कर रहे हैं। शायद आगे आने वाले दिनों में वह यह भी करेंगे कि रोजगार देंगे, वगैरह वगैरह देंगे, यह भी बातें करना शुरू करेंगे जी।
ये भी कह दें कि एलन मस्क को वादा करता हूं मंत्री नहीं बनाऊंगा। खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है गाजा न्यूज से जुड़ी है। यहाँ यूएनजीए में कल जो मंजर देखने को मिला उस पर मैं बात करना चाहता हूं। इतने देशों ने नारेबाजी की, बायकॉट किया, फिर भी ऑर्डर चिल्लाकर नेतन्याहू को यूएनजीए में बुलवाया गया। जो खुद यूएन को कुछ नहीं मानता है उसे यूएनजीए में बुलवाने के लिए क्या यूएन को ऐसा करना चाहिए था? बल्कि दक्षिण अफ्रीका के, मैं कोट करना चाहूंगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस बेमानी हो चुका है। उनका जो भी कारण हो, अफ्रीका का उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है ना होता है, खासकर यूएनएससी की बात कर रहे थे, लेकिन कई देश हैं जो इसकी बात मानते ही नहीं, आईसीसी आईसीजे की, बल्कि धमकी भी देते हैं, जिसमें नेचुरली नेतान्याहू की बात होती है, उनको आप जबरदस्ती बुलवाते हैं और भाषण दिलवाते हैं। दर्जनों वहां से उठ के चल पड़े, एक दो नहीं दर्जनों उठ के चल पड़े। कुछ बेवकूफ जो चापलूस चाटुकार थे वो तालियां बजा रहे थे इनके भाषण में, और इन्होंने भाषण में अपना जो युद्ध की उन्मादता है, जो वॉर रिटॉरिक्स है, जिंगोइज्म वो दिखा रहे हैं, ईरान के खिलाफ भी कर रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि ईरान का कोई भी कोना नहीं है जहां हमारे मिसाइल नहीं पहुंच सकते। भला बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसलिए बना, यूनाइटेड नेशन इसलिए बना कि पूरी दुनिया भर में शांति हो, वह युद्ध को भड़काया जा रहा है। वो हमास को अब कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिजबुल्लाह को भी खत्म करेंगे ताकि उस जगह में शांति हो। इन्होंने यह भी कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा, दो तख्तियां दिखाई, एक वैसे हैं जो दुष्ट हैं, एविल है, जो वैसे इनके दुश्मन उनके दोस्त हैं। दोस्तों में ये नाम लेते हैं सऊदी अरेबिया का, दोस्तों में नाम लेते हैं इजिप्ट का, दोस्तों में नाम लेते हैं भारत का। भारत के लिए बल्कि ये विदेश नीति के लिए असफलता का है। एक तरफ जा कहते हैं कि 2 स्टेट हो, वहीं पर आप दोनों छुपके से नहीं, ओपनली अब गलबहियां कर रहे हैं, और दुष्टों में नाम ईरान और वगैरह वगैरह के लेते हैं नाम। तो ऐसी हालत में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हमारे लोग समझे, भले ही हम कुछ कर सके ना करें, वह बेमानी हो चुका है, और उसका एकमात्र यही मतलब है कि वह जो भी अमेरिकी साम्राज्य और उनके दोस्त और यह जियोनिस्ट रिजीम है उसी को सपोर्ट करना, और उसके खिलाफ यदि कुछ बोलते हैं तो आपकी बात को रद्दी की टुकड़ी में उठा के फेंक दिया जाएगा। जी, इसी भाषण के फौरन बाद लेबनान पर बड़ा हमला कर दिया गया सर, और खबरें ये तक चल रही हैं कि हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहे। जी हाँ, उनके हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में, साउथ बेरूत या जो भी हो, बेरूत में जहां पे इनका हेडक्वार्टर, वहां पे इन्होंने मिसाइल से मारे 1000 पाउंडर के वो करके गोला वहां दबाए और पूरा कर दिया। इसका एक चीज तो ये है कि सैटेलाइट से जो भी मिल रहा है, अमेरिका से जो इनको पिक्चर मिल रहा है, अपने इनके पास इतना सैटेलाइट नहीं है। नंबर 2, ग्राउंड से भी इनके बंदे जो भी हैं, इनके जो सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फोर्सेस है या अमेरिकी जो है, वह सब इनको बता रहे हैं। तो ये वहां के चीफ जो है हिजबुल्लाह के, वो वहां पे आए थे, कुछ समय कुछ बातचीत हो रहा था, और ऐसे ही ऐन मौके पर वहां पे बमबारी की गई। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वह जीवित है या मारे गए हैं, लेकिन इनको मतलब अंदरूनी हर चीज मामला है, और इसे यह भी लगता है कि केवल इंफॉर्मेशन ही, पूरा गाइडेंस भी, पूरे पैसे भी, और अभी 8 बिलियन का नेतान्याहू की भाषा देखिए, वहां पे कहते हैं कि हमने $8 बिलियन की वहां से मतलब ले ली है, वो दिए नहीं है, ले ली है, उसको एक तरह से हड़प लिया है, और अमेरिका के पास कोई चारा नहीं देने के लिए। यानी पूरे जितना भी ये तथाकथित शांति की बात कर रहे हैं, इस बीच में ये सारा प्लान कर रहे थे कि उस पर आक्रमण करना है और लेबनान को भी बर्बाद करना है। भले ही फ्रांस कितना कूदे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, और ये स्थिति तक हम आज पहुंच चुके हैं। जी, सर्वे आ गया है, लेबनान पर हमला करने का लिक्विड पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। लिक्विड पार्टी और इनके समर्थक जो पार्टी, उनको भी फायदा मिला है। करीब 1.5 गुना यदि आज चुनाव होता है, वहां का सर्वे हो सकता है, सर्वे वैसे ही झूठा हो जैसा आज का गोदी मीडिया पे करता है, लेकिन कुछ मान लेते हैं कि सही भी है, तो उसमें कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह संभव है। लेकिन इसके साथ इतना बता दूं कि जो भी ये अपना सीना फुला के वो कूद रहे हैं, दक्षिणी क्षेत्र में, फिलिस्तीन लैंड यानी गाजा पट्टी में, उस तरफ में खान यूनिस टाइप में जहां पे गए थे, वहां भी हमास ने रॉकेट और दूसरे तरीके के गोला बारूदों से उन्होंने आक्रमण किया है, और इजराइल के कई सैनिक हताहत भी हुए, घायल भी हुए, इनके टैंक भी शायद मारे गए हैं। यानी जहां तक रेसिस्टेंस फोर्सेस की बातें हैं, सीधे के सीधे ना लड़ने के बावजूद भी हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, ये अपनी कार्रवाई जारी कर रहे हैं, और नेतान्याहू कितना भी कूदे कि हम इनको खत्म कर रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जी,
हुतियों के हवाले से जो खबर छपी है कि उसने अमेरिकी वॉरशिप पे तो हमले किए, तेल अवीव और एस्कलोन पर मिसाइल भी दागी है। हाँ, तेल अवीव और उस पर जो मिसाइल दागी, हालांकि इनका कहना है कि हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया अपने एयर डिफेंस से। और जहां तक इस रेड सी की बात है, वहां पे इन्होंने तकरीबन 20 से अधिक वो मिसाइल 23 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे हैं और दूसरे अपने यूएवीज ड्रोन तो मारे हैं। हालांकि अमेरिकी नेवल फोर्सेस का सेंटकॉम जो वहां पे है, कहना है उसका कहना है कि हमने अधिकांश मार दिए, हालांकि पूरा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हुतीज बड़ा इस मामले में कंसिस्टेंटली, यानी लगातार उसकी कोशिश जारी है, जहां भी उसको जो भी उसको खबर मिलता है उसके हिसाब से वह अपना कार्रवाई जारी किए हुए है। और हाल फिलहाल में यूएस और यूके जो अटैक करते थे हुतीज के अगेंस्ट में यमन में, उन्होंने तकरीबन बंदी सा कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे मिसाइल बर्बाद हो रहे हैं। जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठा है सर, इस पर बात करेंगे खैर फिर कभी, कि अभी दूसरी बार हुतीज जो है हमला कर चुके हैं इसराइल पर, लेकिन इसराइल ने अभी तक जवाबी कार्रवाई हुतियों की तरफ नहीं की है। शायद वो लेबनान को ज्यादा टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका काम कर रहा है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि वो सीरिया में, इराक में जो है ISIS के खिलाफ अब अपना अभियान खत्म कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि अपनी फौज कब ले जाएगा। बल्कि जब पूछा गया, ये कल ही इनका कुछ नया एग्रीमेंट साइन हुआ कि कैसे हटाएं, क्या हटाएं। 2 फेज में है। पहले फेज में पहले भी बात कर चुके हैं, अगले साल सितंबर तक, यानी पूरे 1 साल बाद, और दूसरा जो है वो 28 के लास्ट तक, यानी 2-2.5 साल की बात है। लेकिन पेंटागन से जब पूछा गया तो वहां के उसने कहा कि भाई समस्याएं तो और भी है, केवल ISIS थोड़ी है। अब ISIS के अलावा और कौन सी समस्या है? यानी वहां से तेल हो और मिडिल ईस्ट में तुम अपना एक सैनिक अड्डा जो बनाया उसे छोड़ नहीं रहे हो। और अंततः उसने कहा कि हम हट नहीं रहे। ये तो खुलेआम है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो तो स्पष्ट था पहले भी, आज भी नजर आ रहा है कि जब तक उन्हें फिजिकली मार के ना भगाया जाएगा तब तक ये अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने सैनिक, अपने धंधा का आधार वो नहीं हटाएगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ एक खबर और भी है जिस पर बात होना बहुत जरूरी है, कि नेतन्याहू को रोकने में विफल साबित हुए यूरोपीय यूनियन के जोसेफ बोरेल ये बात कह रहे हैं। यूरोपियन यूनियन फॉरेन अफेयर्स के चीफ है ये। और बोरेल की देखिए तो पतला दुबला बगेड़ी टाइप दिखने वाला इंसान, कभी कभी सच भी बोल जाते हैं करने के लिए। वह भी यूरोपियन यूनियन के वही पार्ट है जो कि युद्ध के लिए बिल्कुल बेताब और बेचैन रहता है। लेकिन इन्होंने सच ही बात कहा है। और शायद इनको ये नजर आया होगा कि जो भी अटैक अभी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में हो रहा लगातार, और खासकर जो पेजर्स के अगेंस्ट में किया गया वह टेररिस्ट अटैक था, वह बिना अमेरिका के सहमति के संभव नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि जो भी यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है वैसे ही हवा में तैर रहा है और कुछ नहीं है, हाथ पांव मार रहा है या कोल्लू के बैल की तरह राउंड राउंड गोल लगा रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और मजबूरी में इन्होंने कहा कि नेतान्याहू हमारे बस की चीज नहीं है। जी, पता नहीं, जो भी ताकतें उभरती हैं दुनिया में, अमेरिका उनको अपने अधीन कर लेता है। और ऐसा लगता है कि जो अमेरिका चाहता है रिमोट से वो वही चलने की कोशिश करते हैं। अपनी सोच, अपनी शक्ति भी शायद उनकी खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।